Hello everyone, how are you all? So let's start. As you know, this is our wonderful team, and you are on your YouTube channel. Let's Crack Foundation and NTSE. These all people are expert uh, in their particular subject for Foundation and NTSE. Let me introduce you first myself. मेरा नाम मुदर सैफी है और मैंने अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से और एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है। मोर देन 5 इयर्स का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अबाउट 500 प्लस टू NTSE, 200 प्लस NSEJS और 1000 प्लस जेई प्लस नीट स्कॉलर्स में पढ़ा चुका हूँ। इससे पहला मैं कोटा में था। राइट नाउ माई करेंट लोकेशन इज इंदौर। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। और जैसे कि आप यहाँ देखोगे लेफ्ट साइड पे अपर पार्ट में यहाँ पे कर्सर जो दिया हुआ है, यहाँ से आपको फाउंडेशन और एनटीएससी ऑप्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे स्पेशल क्लासेस जो कि वो सभी क्लासेस कैसी हैं आपके लिए फ्री, वो सारी की सारी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं और उन क्लासेस से आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। बट अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो सब्सक्रिप्शन लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं अनअकैडमी का। सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे डाउट सेशन होता है, डाउट क्लियरेंस आपको मिल सकता है। मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, अलग अलग एजुकेटर्स से आप लोग पढ़ सकते हो। मुझसे पढ़ो, मुझसे समझ में नहीं आया किसी और से पढ़ो, उनका समझ में नहीं आया किसी और से पढ़ो। सो देर आर मैनी मल्टीपल ऑप्शंस, वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। फिर जो लाइव क्लासेस होती हैं, वो लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। यानी कि अगर आपकी कोई लाइव क्लास छूट भी गई है तो वो लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। पीडीएफ और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होता है। सो ये बेनिफिट है सब्सक्रिप्शन लेने का। अब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 ईयर का जो अपना फीस है फाउंडेशन एनटीएससी के लिए दैट इज 17,500 और 2 ईयर का जो फीस है दैट इज 21,000। बट इफ यू आर यूजिंग माई कोड MDS10, यू विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये जो फी है स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा 15,750 का पर एनम का, और 2 साल के लिए हो जाएगा आपका 18,900 का। सो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने पर आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। आज टॉपिक कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। मैं काम कर रहा हूँ आज आपके कंसेप्ट पे। तो एक टॉपिक है जिस टॉपिक को एक्चुअली में पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ, है ना। लेकिन इस टॉपिक को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना पढ़ते हुए पीरियोडिक टेबल में आप लोग सोचेंगे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस वेरी नेसेसरी किसी को भी समझना कि भाई क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज सिर्फ हमारा जो प्योरली डिस्कशन है वो इस बात पर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या होती है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़े हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक जो कंसेप्ट है जिसको यूज किया जाता है दैट इज अवबो प्रिंसिपल। राइट, अवबो प्रिंसिपल। अवबो, अवबो का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब किसी चीज को बनाना। सो दैट इज बिल्डिंग अप। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल में हमको बिल्डिंग अप सीखना है। राइट, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई आपको पढ़ाया किधर जाता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहीं पर आएगी, बट आप इस बात को याद रखो, बहुत अच्छे से समझ लो कि वहां पे पढ़ना ऑब्वियसली बेनिफिशियरी है, बट अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक बेसिक टॉपिक है, मतलब कि आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एनएसईजेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कि नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए 11th 12th ऑब्वियसली, आप सभी लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझा जाता है, होता क्या है, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस। तो देखो है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बाद में आऊँगा। पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन। देखो, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का मुझको डिटेल्ड व्यू बताओ। राइट, लाइक इफ आई एम गोइंग टू परचेस
मैं एक बाइक परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बाइक परचेज करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एक्स मॉडल है, ये मैंने पसंद कर लिया है कि हाँ भाई एक्स मॉडल मेरे को खरीदना है, तो जब मैं खरीदने वाला होता हूँ ना, तो मैं उससे पहला क्या पूछता हूँ कि मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन से ये मतलब है कि इसका फ्यूल टैंक कितना लीटर का है, इसका इंजन कितने सीसी का है, इसका एवरेज कितना है, इसका आरएमपी कितना है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं? कॉन्फ़िगरेशन में। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये ब्रेकअप होता है पैसों का, कि गाड़ी कितने रुपए की है, उसमें इंश्योरेंस कितने का है, ये फलाना ढिमका, सब कितने का, वो सभी बातें। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो इंग्लिश का टर्म है, ये केमिस्ट्री का टर्म है ही नहीं। लेकिन जैसे ही इस कॉन्फ़िगरेशन के आगे क्या लगा दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगते के साथ ही भाई साहब कौन सी कैटेगरी में आके गिर गया? केमिस्ट्री की कैटेगरी में आके गिर गया डायरेक्टली। तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो आप समझ ही चुके हो। सो दिस इज लाइक कि एक एटम का, है ना, हमको क्या चाहिए? एक एटम के लिए हमको चाहिए कंप्लीट नॉलेज। अब ये एटम के कंप्लीट नॉलेज से क्या मतलब है? इस एटम के कंप्लीट नॉलेज से मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ये सब पता लगा लेने के बाद हमको ये पता लगाना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंज होने का तरीका क्या है। रीज़न क्या है हमें ये जानने का कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है? क्योंकि हमको समझाया था इस बात को सबसे पहला किसने? बॉर ने। ठीक। तो नील बॉर, अपने प्यारे बॉर भैया, हमको ये समझा करके गए थे कि आप लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो इन्होंने ये बताया था कि देखो यार, एटम ऐसा होता है कि सेंटर में तो होता है उसके न्यूक्लियस, उसके आसपास होते हैं शेल्स, और ये शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। सो देर आर मल्टीपल शेल्स, किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं। सो ये जो बिल्कुल आपका सेंटर वाला है, ठीक है ना, ये क्या है? ये तो है न्यूक्लियस। फिर इसके बाद ये जो आपको दिखा, ये है शेल। शेल जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है एन से। यहाँ इस एन की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि पहला वाला शेल है। ये कौन सा शेल हो गया? सेकंड, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये कौन सा शेल हो गया? थर्ड, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब मानो इसके आगे मैंने एक और शेल बना दिया, तो जब यहाँ पे एक और शेल बनेगा तो उसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 एज ऑन। और ये कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब एन कितना मैक्सिमम पहुंच सकता है? इनफाइनाइट। यानी कि एन मैक्सिमम इनफाइनाइट पहुंच सकता है। ये तो पहली बात। अब इसके अंदर के ब्रेकअप की और बात करता हूं, इसको समझो। ये न्यूक्लियस है ना। अब मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये न्यूक्लियस है, और ये जो है उसके आसपास अवेलेबिलिटी हो रही है किसकी? शेल्स की। सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ड्राइंग। अब इसको समझो कि न्यूक्लियस आपका फर्स्ट वाला शेल, यानी जहां पे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1, वो ये रहा, है ना। यहाँ पे आपके क्या आ रही है? n की वैल्यू 2। यहाँ क्या आ रही है आपके? n की वैल्यू 3। ये तीन बातें हो गई। n की वैल्यू 1 वाला पॉइंट, 2 वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अबाउट बॉर, कि हमको बॉर ने क्या बताया? बॉर ने देखो हमको ये बताया, हमसे ये कहा कि यार फर्स्ट वाला जो शेल होगा ना, जहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, वहां पे आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकेंगे? 2। यानी कि फर्स्ट वाले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। सेकंड वाला जो शेल है, यानी कि जहां पे n की वैल्यू होगी 2, वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। समझे इस बात को? मैं इस पेज को मैं क्लियर करता जा रहा हूँ जो जो भी चीज़ें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद जब n की वैल्यू होगी 3, है ना। चलो मैं आपको यहीं पे सारी वैल्यूज लिख के बता देता हूँ ताकि अपने को बोर्ड में समझना आसान हो। कि n की वैल्यू 1 है तो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकेंगे? 2। ये बताया है बोर ने। n की वैल्यू अगर 2 है तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप डाल सकोगे वो होंगे 8। अगर n की वैल्यू 3 है तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो वो होंगे 18। अगर n की वैल्यू 4 है तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप पुटअप कर सकोगे उस सेल में वो कितने होंगे? 32। अगर n की वैल्यू वॉट एवर, कहाँ तक जाऊंगा यार, तो n की वैल्यू के लिए अल्टीमेटली
मुझको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले का डिजाइन क्या है, उस फॉर्मूले का डिजाइन समझो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं 2n²। इस पॉइंट को समझो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n²। मानिए n की वैल्यू इफ इट इज इक्वल्स टू 1, तो मैं 2n में जब 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2। तो यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो दिस वुड बिकम 2 इंटू 1 और दिस इज इक्वल्स टू 2। यस सुनो। अब चलिए सेकंड वाले सेल के लिए अपन देख लेते हैं कि n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। तो 2n² में पुटअप करके देख लेते हैं, 2 और ये 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट वुड बी इक्वल टू 8। अब n इक्वल टू 3 के लिए देख लेते हैं। जब इसके लिए निकालेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर और इंटू 2। सो व्हाट वुड बी द आंसर, 2 इंटू 9 दैट वुड बी इक्वल टू 18। यही तो मैंने बताया कि आपको क्या हो रहा है, 2n² चल रहा है। सो दिस इज हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुट। कैसे किसी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव किया किसने किया, बोर ने। समझे इस बात को। तो यानी कि अब मैं आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। फिर आ गया एक मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13। फिर एक और किसी को ले लेते हैं, फॉस्फोरस ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 15। चलो अब बात आती है सोडियम के इलेक्ट्रॉन फिल करने की। देखो सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। तो जब सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो फर्स्ट वाले शेल में कितने आ सकते हैं, 2। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट वाले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² से आएंगे। तो फर्स्ट वाले शेल में कितना आएंगे, 2। नाउ टेल मी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अभी बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड वाले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2n² की वैल्यू से 8। तो यहाँ पे मैं 8 ही तो डाल सकता हूँ। भाई भले बचे कितने ही हों, बचे तो 1000 हो, पर सेकंड वाले सेल में लिमिट है कि कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो मैंने 8 डाल दिए। अब 2 और 8 तो डल चुके हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। अब बचा सिर्फ कितना, एक। तो आउटर मोस्ट में एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई, 3। 3 शेल हैं इसमें। चलो अब मैं मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। पहले वाले कितने आएंगे, 2। सेकंड वाले में कितने आ जाएंगे, एज यू नो 8 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, 8। अब 2 + 8 कितने हो गए, 10। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 आ गए। यहाँ पे भी n की वैल्यू आप देखो कितनी आ रही है, 3। ये 1 2 3। अब मैं बात कर लेता हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13। फर्स्ट वाले सेल में 2, सेकंड में आप ही बताओ 8 और फिर उसके बाद 3। फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाले सेल में 2, सेकंड वाले सेल में 8। कितने हो गए दोनों, 8 + 2 10। और ये लास्ट वाले में कितना आ गया, 5। तो ये था वो अरेंजमेंट जिस अरेंजमेंट को अपने को समझा करके गए थे कौन, बोर। तो ये तो था बोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये अफबो प्रिंसिपल नहीं है, ये एक बिल्डिंग अप प्रोसेस नहीं है। बिल्डिंग अप प्रोसेस क्या है समझो। इस बात को समझो कि एक चीज और सामने निकल के आई, क्या, कि एटम के आसपास होते हैं। चलो मैं आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ये पहला शेल, न्यूक्लियस के पास में ये दूसरा शेल, न्यूक्लियस के पास में ये तीसरा शेल। मतलब देखो हो तो कितने भी सकते हैं ना, सेल का क्या है, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। ये हो गया तीसरा सेल। अब बात ये है देखो कि ये तो सेंटर में रहा आपका कौन, न्यूक्लियस, राइट। ये है आपका फर्स्ट शेल। हम इसको क्या बोलते हैं, शेल। इसको शेल बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है ऑर्बिट। शेल का मतलब क्या, वो शेल होता है ना कि जिसके अंदर कोई चीज होती है। जैसे कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो उसको क्या नाम दे दिया, शेल। या फिर ये क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्यों बोला, क्योंकि इसमें रिवॉल्व कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो हम अर्थ के टर्मिनोलॉजी से नहीं बोलते कि भाई अर्थ जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अपने ऑर्बिट में घूमता है, उसका एक फिक्स्ड पाथ है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो समझो कि ये जो न्यूक्लियस है सन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्थ, और वो इसके आसपास घूम रहा है। सो दिस इज शेल एंड दिस इज
और दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्बिट। अब बात यह है कि ये जो शेल और ऑर्बिट है ये और फर्दर ब्रेक होते हैं किसमें, सब शेल में। इस बात को याद रखिए, ये फर्दर किस में ब्रेक होंगे भैया, सब शेल के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि दिस शेल ब्रेक्स डाउन इनटू सब शेल। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको दिखाया गया है ना शेल, इसके अंदर अभी भी कुछ और डिवीजन है। ये इस तरीके का डिवीजन समझो कि ये शेल, अगर मैं बोलूं कि ये जो शेल है ये मध्य प्रदेश है यानी कि एमपी, तो एमपी के अंदर और क्या चीजें हैं, और सिटीज भी हैं। एमपी के अंदर देयर आर मोर सिटीज। तो ये एक शेल अगर एक स्टेट है तो उसके अंदर का एक शहर कौन हो गया, सब शेल। मतलब कि उसके अंदर की यूनिट। ये जो शेल है एक ब्रॉड कैटेगरी है ना। एक एटम को मैं क्या समझूं, मैं ये कहूं कि एक एटम जो है, दिस आई रिप्रेजेंट एज अ कंट्री। एक एटम एक कंट्री है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट हैं, उन स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी है, समझे। तो मैंने एटम का रेफरेंस किससे ले रखा है, कंट्री से लिया हुआ है। फिर एटम के अंदर शेल का रेफरेंस एक स्टेट से लिया है, और उस शेल के अंदर सब शेल का रेफरेंस मैंने किससे लिया हुआ है, सिटी से। तो ये समझो कि आपके पास आएगा शेल, ये जो शेल है इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो, ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें, सब शेल्स में। अब क्या ये आखिरी डिवीजन है, नो, ये आखिरी डिवीजन नहीं है। इसके आगे लास्ट डिवीजन आता है ऑर्बिटल। इसे ऑर्बिट से कंफ्यूज मत करना, ऑर्बिट तो शेल ही है, ऑर्बिटल डिफरेंट है। ऑर्बिटल क्या है, मैंने आपको कहा कि शेल आप कंसिडर कर सकते हो एक स्टेट से, सब शेल आप एक कंसिडर कर सकते हो सिटी से। आप ऑर्बिटल को किससे कंसिडर कर सकते हो, एक मोहल्ले से, कि भाई एक ऑर्बिटल, या फिर आप समझो कि सिटी में किसी बिल्डिंग से, कि ये कोई बिल्डिंग है या फिर और हाउस है, दिस इज बिल्डिंग और एनी हाउस। तो समझो एटम कंट्री, उसके अंदर स्टेट हो गया शेल, उसके अंदर की सिटी हो गई सब शेल, और उस सिटी के अंदर कौन सा हाउस है, ये हो गया ऑर्बिटल। अब ये जो पूरी कहानी है मैं देखो इसको कनेक्ट कर देता हूँ कि हम फाइनली ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पता, कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तो हमने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन रहता है किधर, एटम में। पर सवाल ये है कि एटम में किधर, तो भैया एटम में वो रहता है किधर, शेल में। शेल में किधर, तो शेल में वो किधर रहता है, सब शेल्स में। सब शेल्स में किधर, तो सब शेल्स में रहता है वो ऑर्बिटल्स में। ये समझ आई कि हमने क्या ढूंढा है अभी तक, इलेक्ट्रॉन का पता। और इलेक्ट्रॉन का पता हम ऐसे लगा पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको मिलेगा एटम में। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। एटम के बाद वो आपको मिलेगा शेल में। शेल में ढूंढेंगे तो किधर मिलेगा, सब शेल में। और फाइनली जब सब शेल में ढूंढेंगे तो किधर मिलेगा, ऑर्बिटल में। अब इस बात को समझो कि ऑर्बिटल से मिलके बनेगा कौन, सबसे भाई बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी बिल्डिंग हैं, उनसे तो एक सिटी बनेगी ना। बहुत सारी सिटी से बनेगा कौन, स्टेट, यानी कि सब शेल से बनेगा कौन, शेल। और बहुत सारे स्टेट मिलके बनाएंगे एक कंट्री को, यानी कि बहुत सारे शेल मिलके किसको बनाएंगे, एटम को। इज दिस क्लियर। फर्दर अपन इसमें आगे प्रोग्रेस करते हैं। ये समझते हैं कि शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, एन की वैल्यू 1 है, यानी कि शेल की वैल्यूज कितनी है, 1। तो याद रखना कि सब शेल की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। मतलब सब शेल ऑल्सो वुड बी इक्वल टू 1। एक शेल, पहला वाला शेल है तो पहले वाले शेल में से सिर्फ एक ही सब शेल निकलेगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो जो आपका शेल है उसकी वैल्यू होगी 2। तो इसमें से सब शेल कितने निकल सकते हैं, 2। क्लियर। अगर n की वैल्यू 3 है तो शेल कितना होगा, 3। तो इसमें से मैक्सिमम सब शेल कितने निकलेंगे, 3। अगर n की वैल्यू 4 है तो शेल कितने निकलेंगे, 4। और सब शेल कितने निकलेंगे, 4। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ कि इनफाइनाइट, वरना 8 से कोई लोग कंफ्यूज ना कर जाए। इसको 8 नहीं लिखा हुआ है, इनफाइनाइट ही लिखा हुआ है।
कि n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो शेल मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, और सब शेल भी कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट। लेकिन देखो इनफाइनाइट जैसी तो कोई चीज होती नहीं है ना, मैथ्स में होती है, केमिस्ट्री में नहीं होती। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब भी कोई ना कोई डिफाइनाइट वैल्यू है, पर वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल ये है कि भाई एक 1000 लीटर की टंकी है। वो 1000 लीटर की टंकी में मैंने क्या किया कि 4 ग्राम नमक मिला दिया। तो ये पूछा गया कि बताओ कि पानी कितना सॉल्टी हो गया। कोई सॉल्टी नहीं हुआ, वो तो इनफाइनाइट है। 1000 लीटर की टंकी में 1 ग्राम नमक पता नहीं कहाँ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसके कोई सॉल्ट का मेजरमेंट नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। तो मैथ्स की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट से समझें, यहाँ इनफाइनाइट से मतलब है कि अनकाउंटेबल। तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका n की वैल्यू 1 है तो मैं सबशेल को अब यहाँ पे SS से लिखूंगा, तो आपके सबशेल भी कितना निकलेगा, 1। अच्छा, अब इस बात को समझना चालू कर दो। क्या कि मैं आपको बताऊं सबशेल कितने टाइप के होते हैं। सबशेल सबशेल निकलता है SPDFGH, ऐसा चलते जाएंगे। लेकिन हमें जो पीरियोडिक टेबल में अभी जिसके बारे में जानकारी है वो किसके बारे में, S, P, D और F के बारे में। कि इलेक्ट्रॉन्स फिल जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते इन्हीं में है, मतलब कि S में, P में, D में, F में, ज़्यादा G में भी है, पर इतने आगे तक अपन गए नहीं हैं। अभी अपन, मैं आपको समझाता हूँ, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि यार इतना आगे तक क्यों नहीं गए हैं। तो देखो क्या है कि अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज अफबो प्रिंसिपल पे। कि अपने से अफबो प्रिंसिपल क्या कहता है। देखो अफबो प्रिंसिपल समझो क्या है। ये है कि अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 1 लिखा, यानी कि शेल की वैल्यू 1 है, तो सब शेल कितना होगा, 1। और अगर सब शेल की वैल्यू 1 है तो वो कितना रहेगा, s। मतलब कि अगर सिर्फ एक ही सब शेल है तो 100% कौन सा होगा, s। अगर n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम सबशेल कितने होंगे, 2। और वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे s और p। यानी कि अगर 2 हैं तो s तो हो गई, और फिर कौन भी आ जाएगा, p। अगर n की वैल्यू 3 है तो सबशेल कितने होंगे, 3। कौन कौन से होंगे, s, p, d। इफ n की वैल्यू इज 4 तो मैक्सिमम सबशेल कितने होंगे, 4। और वो कौन कौन है, s, p, d, f। इफ n की वैल्यू इज 5 तो मैक्सिमम सबशेल कितने होंगे, 5। सो s, p, d, f, g एज ऑन n की वैल्यू वॉट एवर, मैक्सिमम सबशेल भी निकल जाएंगे। और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा कि एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, वॉट एवर। जब तक आप में ताकत हो, पेन में इंक हो, पेपर में जगह हो, चलाते रहना, है ना, बढ़िया टाइम पास है। अब समझो कि ऑफ प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफाइन कैसे किया है। इस तरीके से डिफाइन किया गया कि भाई सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। तो देखो बनाते हैं, 1s। सेकंड वाले सेल को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, 2s और 2p। थर्ड वाले सेल को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, 3s, 3p, 3d। फोर्थ वाले को ब्रेक करेंगे तो 4s, 4p, 4d। फिफ्थ वाले को ब्रेक किया तो 5s, 5p, 5d एंड 5f। चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में ऊपर से मैं लिखता हूँ। ये फर्स्ट वाले सेल को ब्रेक किया तो 1s। सेकंड वाला सेल ब्रेक करेंगे तो सेकंड वाले में से क्या निकलेगा, आपका निकलेगा 2s और 2p। थर्ड वाले में से क्या निकलेगा, 3s, 3p, 3d। ये तो बता चुका ना कि n की वैल्यू जितनी होगी उतनी सब शेल की वैल्यू भी होगी। फोर्थ वाले में से क्या निकलेगा, 4s, 4p, 4d। फिफ्थ वाले में से 5s, 5p, 5d, 5f। सिक्स्थ में से निकलेगा 6s, 6p, 6d, 6f। 6g भी आ सकता है, बट दिस नॉट डिफाइंड, इसलिए बताते नहीं है।
अब देखो इसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या है, एनर्जी किस तरीके से फॉलो होती है। एनर्जी इस तरीके से फॉलो होती है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से इसमें लाइन बना लेना है ना। मतलब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे होता है। और देखो बात ऐसी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि एनर्जी का लेवल ऐसे ही होता है, क्योंकि आप नहीं भी मानोगे तब भी एनर्जी का लेवल तो ऐसे ही रहने वाला है, उसको चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत करके सब निकाला है अभी। अल्टीमेटली सबको मानना ही है आखिरी में, तो आप अभी से मान लो। वो मैं बताऊंगा फ्यूचर की जो क्लासेस हैं उसमें बताऊंगा क्यों एनर्जी का लेवल। अब देखिए क्या है, हमें यहाँ ऊपर से फिलिंग करनी है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहला आएगा तो सबसे पहला वो किस में आएगा, 1s में। फिर उसके बाद वो किधर आएगा, 2p में। सो ये दिस इज सेकंड फिलिंग कि इलेक्ट्रॉन उसके बाद 2p में आएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, 2p में। फिर उसके बाद 3s में। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने किधर, s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। फिर उसके बाद आएगा 3p में, फिर उसके बाद 4s में। फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो 3d में, 4p में, फिर 5s में। ऐसे ही यहाँ पे 4d में, 5p में, 6s में, एज ऑन। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ मोल्ड करते जाएंगे और उनका फ्लो करवाते जाएंगे। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि 1s, फिर उसके बाद आपको यहाँ चले जाना है, फिर 2s के बाद किधर आ जाना है, 2p में। फिर जैसे 3s आ जाएगा, 3s के बाद किधर आ जाना है, 3p में। फिर 4s के बाद किधर आ जाना है, 3d में। फिर 5s निकला, 5s के बाद किधर आ जाना है, 4d में। इस तरीके से देखो, आप पैटर्न को अच्छे से ध्यान रख लो कि इस तरीके से पैटर्न चलेगा। तो आई बात समझ में। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर 3p में, 4s, 3d, 4p, 5s, एज ऑन। अब ये जान लेना जरूरी है कि हर एक सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो s में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है जो आ सकती है वो है 2। मतलब कि s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकेंगे, 10। f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकेंगे, 14। मतलब कि s के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं 2, p के हैं 6, d के हैं 10, f के हैं 14। सो लेट अस स्टार्ट यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशंस कि इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ हाइड्रोजन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। कैसे करूँगा, देखो कि मुझे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डालना किस में है। आप वो प्रिंसिपल वापस निकाल करके देखो, आप उसमें देखो 1s में डालना है। तो ये मैंने लिखा कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s, लिखना इस तरीके से 1s लिखा। अब कितने इलेक्ट्रॉन डालना है, 1। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। बट हाइड्रोजन के पास है कितना, सिर्फ 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर बात आती है किसकी, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जब लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डलना है, 1s में। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डल सकते हैं, 2। तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s1। हीलियम का 1s2। फिर अगला एलिमेंट में उठाता हूँ। अगला एलिमेंट मैंने उठाया कौन, लिथियम। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। अब 3 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। तो 1s में डाल कितने सकता हूँ यार मैं, मैक्सिमम 2 ही तो डाल सकता हूँ, 2 डाले। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा ना। आगे की तरफ मूव करूंगा तो 1s के बाद आएगा कौन, 1s के बाद आएगा 2s। तो मुझे बताओ, लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने 1s में डाल दिए, तो बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो जाएगा, 2s में 1। तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3। फिर अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, बेरिलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो पहले वाले सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। हाँ है ना, क्योंकि सॉरी सब सेल में। तो 1s2 हो गया, और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 2s2। इज दैट ओके, क्योंकि यार सेकंड वाले के सेल में भी 2 ही आ सकते थे, 2 और 2 मिलके क्या बन गए, 4। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ किसका, बोरॉन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखते हैं 5 वाले का। तो 1s कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। यार s में 2 ही आ सकते हैं। फिर 2s, s में कितने आ सकेंगे, 2। नंबर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ये सिर्फ इस बात को बताता है कि आपके मैक्सिमम शेल की क्या वैल्यू है।
फिर अब किसको आना पड़ेगा लाइन में, 2p को। तो अपन क्या 4 तो फिल कर ही चुका, तो p में अब कितना आ सकता है 1। बट यू नो कि p की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 6। पर यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डाले, क्योंकि डाल कैसे सकता हूँ यार, इलेक्ट्रॉन आएंगे ही ना, होने भी तो चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं किस पे, कार्बन पे, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 1s में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। 2s में कितने आ जाएंगे, 2। अब बात आ गई 2p की, तो 2 और 2 4 तो यहाँ पे हो गए, तो p में कितने आ जाएंगे, 2। तो इन टोटल कितना हो गया, 6। फिर मैं आ जाता हूँ किसके ऊपर नाइट्रोजन पे, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो ये आपका क्या आएगा 1s2 2s2 2p। अब बताओ 2p में कितना आने वाला है भाई, 2 और 2 तो यहाँ पे हो गया 4। तो 5 करने के लिए, सॉरी 7 करने के लिए क्या करूँगा, 3 ऐड कर दूंगा, तो 2p3। फिर आ जाता हूँ मैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 और 2p। इसमें क्या ऐड कर दूं, 4, क्योंकि 4 तो ये हो ही गया, 4 + 4 8 हो गया। समझ में आ रहा है मैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो अब मैं नियॉन के बारे में बताता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो बताओ नियॉन का एटॉमिक नंबर मैं कैसे फिल कर सकता हूँ कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p। बताओ s में 2, s के 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, बचे कितने 6। तो p में ऑब्वियसली 6 आ सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2p6। अब बात आती है नियॉन के बाद आने वाले एलिमेंट सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसके कॉन्फ़िगरेशन को समझो कि 1s में तो अपन कितने डाल सकते थे, मैक्सिमम 2। 2s में अपन मैक्सिमम कितने डाल सकते थे, 2। तो ये 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब अगर मैं सोडियम के कंट्रास्ट से सोचूं, तो सोडियम के कंट्रास्ट से क्या होगा कि इसके पास स्टिल देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग। 7 में 4 ऐड करूंगा तभी 11 होगा ना। तो अगला नंबर किसका है, 2p का। अब 2p में कितने आ जाएंगे, 7 तो नहीं डाल सकता, क्योंकि p की लिमिट है मैक्सिमम 6 की है, तो 6 डल गया, बचा कितना, एक। आप ऑफ वो प्रिंसिपल का जो टेबल बनाया उसको फॉलो करो, वहां पे आएगा 3s। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचे, 2 + 2 4, और 4 + 6 10, बचा एक इलेक्ट्रॉन, 3s में बना जाएगा। आया समझ में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बना है अफबॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पर अगर मैं इसको बोर की कॉन्फ़िगरेशन से बनाऊंगा, तो बोर की कॉन्फ़िगरेशन से 11 कैसे बनेगा कि पहले वाले सेल में 2, सेकंड वाले सेल में 8 और थर्ड वाले सेल में 1। ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, लेकिन ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि आप इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में बैठा है, किस सबशेल में बैठा हुआ है, और किस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। इस सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बोर ने बताया था, और ये इसको क्या ना इस कॉन्फ़िगरेशन को अफबो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो कुछ सिंपल से एग्जांपल्स थे। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली किसके ऊपर है, किसी अच्छे एग्जांपल पे। तो ले लो आप स्कैंडियम। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। तो 21 को मैं कैसे फिल करूंगा, देखो 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले वाले सेल में 2 ही आ सकते हैं। सेकंड वाला जो सबशेल है 2s, उसमें भी कितने आ सकते हैं, 2। फिर क्या आएगा 2p, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, सिर्फ 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब आप फॉलो करते जाओ वो टेबल, अब क्या आया आपके पास 3s। तो s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। 3s के बाद क्या आएगा 3p, उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। अभी तक आप काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, और 12 + 6 18। 21 फिल करना है, यानी कि अभी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करूंगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, देखो 4, आप देखो वहां पे कि 3p के बाद क्या है 4s, तो उसमें आ जाएगा कितना 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे। और उसके बाद आएगा 3d और 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया किसका, स्कैंडियम का। इसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। ऐसा करना कि टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22, इसका पता लगाओ। वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 23, इसके बारे में पता लगाओ कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको किसके अकॉर्डिंग निकालना है, अफबो प्रिंसिपल, बोर के अकॉर्डिंग नहीं निकालना। बोर के अकॉर्डिंग तो वो कौन सा होगा कि फर्स्ट वाले सेल में 8 होगा, सेकंड वाले में सॉरी फर्स्ट वाले में 2 होगा, सेकंड में 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर 32 होगा, और अपन कौन सा ऑर्डर फॉलो करने लग जाएंगे, 2n² वाला। सो
आई थिंक आपको वो प्रिंसिपल और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में अच्छा कुछ नॉलेज हुआ होगा, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी। सो आप लोग अप्लाई करें और भी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हमें क्या है, पूरा पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ना है। और पूरा पीरियोडिक टेबल अपने को आगे पढ़ना है, याद भी करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यार ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन किस में कैसे फिल किए जाते हैं। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा, हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड क्यों हैं, ये पता नहीं लगा पाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप ही क्यों हैं। सो आई गेस आपको ये कुछ समझने में आसानी देगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, t.me मुदर सैफी। वहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्यूरीज वगैरह सब सॉल्व करता हूँ। या कि आप अगर मुझे सर्च करें तो मुदर 8 से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टाइम पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।